हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये हमारे ऐप पर चल रहे जनरल साइंस के पेड कोर्स का एक वीडियो है जो कि आपको दिया गया है डेमो के रूप में, ताकि आप ये जान पाएं कि इस कोर्स में कैसा पढ़ाया गया है, किस तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक ऐसे ही आपको कोर्स में वीडियोज मिलेंगे और इस कोर्स का फी है 599। ये जो कोर्स है इन सारे एग्जामों के लिए यूजफुल है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर बाई करना चाहे तो ये कोर्स है हिंदी माध्यम में। कोर्स से संबंधित कुछ जानकारियां यहाँ पर दी गई है जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और भी डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर कोर्स इन्फो एंड डेमो नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा और भी वीडियोज आपको मिल जाएंगे जो कि डेमो वीडियो के रूप में डाला गया है इस कोर्स के लिए। गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी ट्यूब एजुकेशन जो ऐप है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप करने के बाद आप इस फ्री कंटेंट बैच में भी जाकर के डेमो वीडियोज को देख सकते हैं। अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये देखो यूपीआई आईडी है, आप इस यूपीआई आईडी के माध्यम से या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर सकते हैं और पे करने के बाद आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। जैसे ही पेमेंट का आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बैच में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। ऐप पर जाकर के आप इस कोर्स को बाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेमेंट को लेकर के कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो भी चल रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कोर्स बाई करना है तो ये steducation@UPI पर पे करें या फिर इसे स्कैन करके पे करें और इस व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें अगर आपको कुछ और जानकारी लेनी है, कुछ डाउट है तो। अब आप इस डेमो वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले देखिए, हम लोग समझते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप को हम लोग हिंदी में ढलान बोलते हैं, ढलान बोलते हैं और प्रवणता भी बोलते हैं। तो ढलान भी आ सकता है एग्जाम में, प्रवणता भी आ सकता है और हिंदी में ही यानी कि देवनागरी में ही लिख करके ऐसे स्लोप भी आपको दिया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में या फिर बोल दो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हो टैन थीटा। टैन थीटा, अगर ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, यानी कि ये अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है, तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में आधार। टैन थीटा बराबर यानी कि सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब बोल देते हैं और ये हमारा आधार हो जाता है। टैन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार और इसी टैन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, ढलान बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो टैन थीटा होता है इसी को हम लोग फिजिक्स में क्या बोल देते हैं, फिजिक्स में क्या मैथ्स में भी स्लोप बोलते हैं, ढलान बोलते हैं। तो जब भी कहा जाए स्लोप निकालना है मतलब आपको टैन थीटा निकालना है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोग ये भी पढ़ते होंगे कि जो हमारा ये 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री, खैर उतना नहीं जाना है। तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट होता है। जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। यानी जब एंगल 0 से 90 के बीच में हो, जब एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है ना, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो हमें मतलब केवल टैन थीटा से है कि अगर एंगल 0 से 90 के बीच में हुआ तो टैन थीटा का मान पॉजिटिव आएगा, टैन थीटा का मान पॉजिटिव आएगा। तो टैन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, यानी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। मैं कुछ बेसिक मैथ्स के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको फिजिक्स के कई सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। ये सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगा, कई सारे चैप्टर्स में काम आएंगे, इसलिए यहाँ पर मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूँ। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है तो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो स्लोप का जो मान होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि स्लोप जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी टैन थीटा का मान ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है, अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तब टैन थीटा का जो मान आएगा वो नेगेटिव आएगा। टैन थीटा का मान नेगेटिव आएगा, यानी कि स्लोप हमारा नेगेटिव आएगा। टैन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप हमारा नेगेटिव आएगा। और इसमें क्या होगा, 90 से 180 के बीच में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा एंगल का मान बढ़ेगा। जैसे कि 90 से 180 के बीच में जैसे कि 120 डिग्री है, 135 डिग्री है ना, 150 डिग्री है। इस प्रकार से जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा जो स्लोप का मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण, वो घटेगा। जैसे हमारे पास -1 है और -2 है ना, देखो दोनों के दोनों नेगेटिव है। लेकिन अगर हम इसका केवल मैग्नीट्यूड देखें, अगर हम पहले माइनस चिन्ह के साथ देखें तो जो हमारा 1 है ये बड़ा है -2 से, -1 बड़ा है -2 से। लेकिन अगर हम चिन्ह हटा करके देखें तो हमारा 1 छोटा हो जाएगा 2 से। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया है कि टैन थीटा हमारा, स्लोप हमारा नेगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं स्लोप का जो मान है, मैग्नीट्यूड है, वो घटता चला जाएगा। स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो घटता चला जाएगा। अब देखते हैं कि स्लोप आखिर होता क्या है ना, स्लोप आखिर होता क्या है। ये तो समझ में आ गया कि टैन थीटा है, लेकिन हम लोग ग्राफ
पर कैसे देखेंगे कि स्लोप हम लोग किसे बोलते हैं। देखिए स्लोप, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है ना, एक्स वाई एक्सिस में ये एक ग्राफ बना हुआ है, ये एक ग्राफ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पर मुझे ये बताइए कि स्लोप क्या है, तो आपको क्या करना है पता है? आपको क्या करना है कि यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच देना है, एक स्पर्श रेखा खींच देना है ऐसे, जो एक्स एक्सिस के साथ लगे, जो एक्स एक्सिस के साथ लगे। और तब हमें देखना है इधर से एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल देखना है। ये एंगल जो होगा मान लीजिए थीटा है, तो इसी का हम लोग निकालेंगे tan थीटा और इसी को हम लोग बोल देंगे स्लोप। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपसे कहा जाए कि स्लोप क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा P था, अब बोल दिया गया कि Q पर क्या है। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और देखेंगे ये स्पर्श रेखा जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, जितना एंगल बना है उसका हम लोग tan थीटा निकाल देंगे। मान लीजिए थीटा 1 था, ये थीटा 2 है, तो tan थीटा 2 यहाँ पर ये स्लोप हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर बोला जाएगा तो फिर से हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे और देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है। तो ये होता है tan थीटा, ये होता है स्लोप। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि बताओ स्लोप कितना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये चाहे थीटा 1 चाहे थीटा 2, इसका जो मान है 0 से 90 के बीच में है ना, न्यून कोण यहाँ पर बन रहा है। थीटा 1 थीटा 2 जो है दोनों का मान जो है 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है, मतलब जो tan थीटा का मान आएगा वो पॉजिटिव आएगा, मतलब कि स्लोप हमारा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये भी आपको यहाँ पर समझते चलना है। यहाँ पर बोला गया, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है A, यहाँ पर पूछा कि भाई स्लोप क्या है या फिर tan थीटा क्या है, तो हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया और देखा कि कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, तो tan थीटा जो होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्लोप बोल देंगे। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पर पूछा गया तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, देखेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अल्फा है, तो यहाँ पर स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा, tan अल्फा। ऐसे यहाँ पर पूछे तो वही काम करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जो एंगल यहाँ पर बना, जो थीटा है जो अल्फा है, ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, यानी कि 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है। देखो ना ऐसे है, ऐसे है, अगर यहीं पर आप ऐसे खींच दो तो देखो 90 से 180 के बीच में आपको मिलेगा। ये हमारा अगर मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब भी 90 से 180 के बीच में एंगल हो तब tan थीटा का जो मान है वो हमें नेगेटिव मिलेगा, यानी कि स्लोप हमारा नेगेटिव मिलेगा। जब भी देखना कि 0 से 90 के बीच में एंगल बन रहा है, यानी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 90 से 180 के बीच में बन रहा है तो यानी स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपसे कहा गया कि बताओ स्लोप क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा पीछे ले आएंगे खींच करके, तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर एंगल देख लेंगे। मान लीजिए आपसे यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। ये एंगल जो बना, मान लीजिए इसको मैंने फाई कह दिया, फाई कह दिया। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर आपसे कहा गया, तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे, तो ये कभी भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाने वाली है। ये जो स्पर्श रेखा है कभी भी एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं बनाने वाली है, क्योंकि ये ठीक पैरेलल है ना। तो मान लीजिए कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। तो A के केस में देखिए, जो tan थीटा है यही हमारा स्लोप हो जाएगा, और ये जो एंगल है 0 से 90 के बीच में है, ये जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो हमारा स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा B वाले में देखिए, अगर B वाले में ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस के साथ तो भाई एंगल ही नहीं बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल ही नहीं बन रहा है, एंगल ही 0 है। अगर एंगल 0 है तो tan 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B वाले में,
जो tan थीटा है, जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा। अच्छा, सी वाले में देख लो, सी वाले में हमारे पास tan फाई है जो कि हमारा स्लोप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो जो एंगल है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि 90 से 180 के बीच में जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह से इतना लाइन पीछे नहीं खींचना चाहते हैं तो एक उपाय और है आपके पास, है ना, एक उपाय और है आपके पास। जैसे यहाँ पर कहा गया, एक तो ये है कि स्पर्श रेखा आप खींचेंगे तो पीछे की ओर लाइन खींच कर लाएंगे, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे एक्स एक्सिस को, वरना इतना करना ही क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना, और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दो और देख लो ये एंगल, ये बात बराबर ही है। चाहे आप इसको पीछे खींच कर बढ़ाओ, एक्स एक्सिस को पीछे लाओ और एंगल बनाओ, चाहे यहाँ पर ऐसे बना लो, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो कि एक्स एक्सिस के साथ कभी एंगल बना ही नहीं पाएगा, पैरेलल रहेगा। और तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींच देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल में, और यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये हमारा एक्स एक्सिस के ही बराबर है, ये हमारा एंगल बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो स्लोप है ये पॉजिटिव है, इस वाले में ग्रीन वाले में जो स्लोप है ये 0 है, और इस वाले में जो स्लोप है हमारा निगेटिव है। इस वाले में देखिए ऐसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर बताओ कि स्लोप क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये इसी लाइन पे जाकर के वो स्पर्श रेखा मिल जाएगी। जब आप स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचेंगे तो समझिए कि ये लाइन ही अपने आप में स्पर्श रेखा है ना, ये लाइन ही अपने आप में स्पर्श रेखा है। अब बोलो मैं यहाँ पर बताओ, भाई यहाँ पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यही लाइन आपको मिलने वाली है। मैं बोलूँ यहाँ पर बताओ सी पर, तो भी यही लाइन मिलने वाली है। मैं बोलूँ यहाँ पर बताओ डी पर, तो भी यही लाइन मिलने वाली है। तो इस लाइन पर, इस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी मैं आपको बोलूँ स्लोप बताओ, तो आपको स्पर्श रेखा एक ही मिलने वाली है। इन सारे ही पॉइंट्स के लिए एक ही स्पर्श रेखा है, एक ही स्पर्श रेखा है। तो जब एक ही स्पर्श रेखा है तो जो वो रेखा एंगल इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी, उसी का tan थीटा स्लोप होगा, और उन सारे ही पॉइंट्स के लिए स्लोप सेम होगा, यानी स्लोप जो है हमारा ये सेम है इन सारे ही पॉइंट्स के लिए। इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी हम पॉइंट्स लेंगे सबका जो स्लोप आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि सबके लिए स्पर्श रेखा एक ही होगा, तो एक ही एंगल बनेगा सबके लिए tan थीटा का मान सेम ही होगा। tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, यानी कि स्लोप सबके लिए सेम होगा, यानी कि जो स्लोप है हमारा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि जो स्लोप है हमारा वो नियत होगा, ढलान जो है वो नियत होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में आप घुसा लो कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना, तो वहाँ पर देखना स्लोप हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर बोलूँ आप नहीं खींच पाएंगे स्पर्श रेखा, यहाँ पर बोलूँ नहीं खींच पाएंगे, 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 स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे आप। अगर स्पर्श रेखा नहीं खींच पाएंगे यानी एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बनेगा, यानी सब के लिए इसमें से कोई सा भी पॉइंट लो वहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना चाहो तो आप नहीं खींच पाएंगे, यानी कि थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो tan 0 डिग्री हमारा क्या होता है, 0 होता है, यानी कि जो स्लोप है हमारा वो 0 है। तो जब कभी भी आपको ऐसा ग्राफ मिले कि भाई ये x है ये y है और ऐसे पैरेलल मिले, x एक्सिस के साथ पैरेलल मिले, मतलब सीधा सा है कि स्लोप जो है हमारा वो 0 है, स्लोप हमारा 0 है। जबकि थोड़ा सा भी अगर आपको तिरछा मिल जाए स्ट्रेट लाइन में, थोड़ा सा भी, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, यानी कि स्लोप हमारा कांस्टेंट है, और ये हम लोग देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। तो इस वाले केस में जो स्लोप होता है हमारा वो 0 होता है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल में ये लाइन थी, यहाँ पर एग्जैक्ट पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर यहाँ पर आप स्लोप देखेंगे, स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो आप बिल्कुल खींच सकते हैं, जो कि आपको यही लाइन मिलने वाली है, यही लाइन आपको ऐसे मिलने वाली है। यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे इस पॉइंट पर, यहाँ पर आप स्लोप निकालने के लिए
यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालने जाएं तो सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा खींचना होगा। तो स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे तो यही लाइन आपको मिलेगी, यहाँ पर अगर आप खींचेंगे तो यही लाइन मिलेगी, यहाँ पर खींचेंगे तो यही लाइन मिलेगी, यहाँ पर खींचेंगे तो यही लाइन मिलेगी। यानी कि इस पूरे लाइन पर कहीं पर भी अगर आपको स्पर्श रेखा खींचना हो तो आपको यही लाइन मिलने वाली है, एक ही लाइन मिलेगी। और वो एक ही लाइन मिलेगी मीन्स एक्स एक्सिस के साथ जा करके वही एंगल बनेगा, एक ही एंगल बनेगा। मान लीजिए ये थीटा है, तो tan थीटा अगर ध्यान से देखो तो इन सारे ही पॉइंट्स के लिए सेम है, क्योंकि सब के लिए एक ही स्पर्श रेखा है, एक ही एंगल बनेगा, एक ही tan थीटा मिलेगा, यानी कि एक ही स्लोप मिलेगा। लेकिन ये एंगल देखो ध्यान से, तो भाई ये 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है। जो एंगल हमारा जा रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। देखो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर ऐसे खींच दिया, ऐसा बना दिया, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो। जब भी नहीं समझ में आया तो आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसे करो तो देखो ये होता हमारा 0 से 90 के बीच में, लेकिन देखो एंगल जो है इस वाले क्वाड्रेंट में भी आ चुका है। इतना होता तो 0 से 90 के बीच में, लेकिन देखो 90 को पार कर चुका है। तो जब भी 90 से 180 के बीच में हमारा tan थीटा आता है तो उसका जो मान होता है वो नेगेटिव होता है, और tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, यानी कि स्लोप हमारा जो है यहाँ पर नेगेटिव है। यहाँ पर विस्थापन है, जो y एक्सिस है वहाँ पर विस्थापन है, और जो समय एक्सिस है, जो x एक्सिस है वहाँ पर समय है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, x y के स्थान पर मैंने समय और विस्थापन ले लिया है, x y के स्थान पर मैंने समय और विस्थापन ले लिया है। देखिए विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, विस्थापन समय ग्राफ का जो tan थीटा होता है, यानी कि जो स्लोप होता है, ये हमें वेग देता है। ये हमें क्या देता है? वेग देता है। अब देखिए मुझे ये बताइए कि ये जो पॉइंट A है, यहाँ पर जो वेग है वो कैसा है। मीन्स आपको कमेंट करना है कि जो वेग है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर जीरो है, ये आपको बताना है। इस पॉइंट ए पर देखिए आपको वेग बताना है, और हम ये देख पा रहे हैं कि ये विस्थापन समय ग्राफ है। अच्छा, विस्थापन समय ग्राफ का जो स्लोप होता है, tan थीटा होता है, वो वेग देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि tan थीटा ढूंढेंगे, यानी कि स्लोप ढूंढेंगे। स्लोप ढूंढने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि स्पर्श रेखा खींचना है आपको। स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे कि भाई ऐसे हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे और देखेंगे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है। एक्स एक्सिस के साथ अगर ध्यान से देखो तो ये 0 से 90 के बीच में एंगल है, यानी कि tan थीटा हमारा पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है। तो भाई पॉइंट ए पर जो वेग है वो पॉजिटिव है। अच्छा, बी पर आइए। बी पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे ऐसे, तो देखो एक्स एक्सिस के साथ कभी भी एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि समय एक्सिस के पैरेलल है। तो बी पर जो वेलोसिटी है वो 0 है। अच्छा, सी पर देखें। सी पर आप स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे तो देखो एंगल जो है वो 90 से 180 के बीच में आएगा, है ना। एंगल जो है 90 से 180 के बीच में आएगा। तो सी पर जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। उसके बाद डी पर देखो। डी पर स्पर्श रेखा खींचो, ये जो एंगल मिलेगा ये न्यून कोण है ना, 0 से 90 के बीच में है, तो इसका tan थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो डी पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। उसके बाद ई पर देखो। ई पर स्पर्श रेखा खींचेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इसी के ठीक सीधा ऐसे लाइन पीछे खींच दो। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस पर टाइम एक्सिस है, टाइम है तो आप टाइम एक्सिस बोल दो या एक्स एक्सिस बोल दो, बात बराबर ही है। टाइम एक्सिस पर देखो तो जो एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच में बनेगा, यानी कि जो tan थीटा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। यानी ई पर भी देखो तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है। इस प्रकार से जो है आपको स्लोप चेक करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स था जो आपके इस चैप्टर में और आने वाले कई सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा ग्राफ बनता है वो है दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ भी आप बोल सकते हैं। दूरी समय ग्राफ और विस्थापन समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ में हम क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस होता है हमारा उस पर हम लोग समय को डालेंगे, और जो वाई एक्सिस होता है उस पर हम लोग दूरी को डालेंगे। अगर विस्थापन समय ग्राफ है तो फिर से एक्स एक्सिस पर हम लोग समय को डालेंगे और वाई एक्सिस पर हम लोग विस्थापन को डालेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इस वाले सवाल में देखा था।
दूरी समय ग्राफ का स्लोप चाल देता है। देखिए दूरी समय ग्राफ का स्लोप, अगर मान लीजिए ये दूरी है और ये समय है, तो जो स्लोप होगा, ढलान होगा, ये हमें चाल देगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर लिख दें कि ये विस्थापन है और ये समय है, तब जो स्लोप होगा वो हमें वेग देगा, वेग। यहाँ देखिए आप, दूरी विस्थापन है y एक्सिस पर और समय है x एक्सिस पर। अब हमें मालूम है कि जो इसका स्लोप होगा वो हमें चाल देगा। अगर हम दूरी लेते हैं तो चाल, अगर विस्थापन लेते हैं तो वेग। तो इसका अगर हम tan थीटा निकालें, इस पूरे लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम tan थीटा निकालें तो क्या होगा, 0 मिलेगा। हम लोग देख चुके हैं कि भाई अगर x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो tan थीटा हमारा 0 मिलेगा, यानी कि स्लोप हमारा 0 मिलेगा। और इसका स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें चाल देगा या फिर वेग देगा, जो कि 0 है। अगर चाल 0 है, वेग 0 है, तो डेफिनेटली जो भी वस्तु है विराम अवस्था में है। तो देखो यहाँ पर विराम अवस्था में लिखा गया है। वैसे भी आप देखिए ना, समय पर आप आगे बढ़ते जाओ, समय एक्सिस पर आप आगे बढ़ो, इधर की ओर बढ़ो, समय एक्सिस पर आप आगे की ओर बढ़ो, लेकिन देखो दूरी नहीं बढ़ रही है, दूरी वहीं की वहीं है। यहाँ पर जो भी दूरी है, यहाँ पर मान लो कि 10 मीटर है, तो हम टाइम बढ़ा रहे हैं आगे, समय में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस वही है। इसका मतलब है कि जो वस्तु है वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में है। तो चाहे आप स्लोप से चेक कर लो, चाहे आप ऐसे चेक कर लो, एक सामान्य सा दिमाग लगा करके। अब देखो यहाँ पर आप tan थीटा बताओ, तो इस पूरे लाइन पर कहीं पर भी अगर आप स्लोप निकालने जाएंगे तो वो समान ही आएगा। ये हम लोग देख चुके हैं, वो समान ही आएगा। यानी जो tan थीटा है, जो स्लोप है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, मतलब सेम ही आएगा, एक ही आएगा, ये एक ही आएगा। और वो जो स्लोप होगा हमारा वो पॉजिटिव होगा, वो स्लोप जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। और इसका स्लोप देता क्या है, चाल देता है। अगर विस्थापन है तो वेग देता है, यानी कि जो वेग है हमारा वो कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। भाई स्लोप नियत है और इसका स्लोप हमें चाल देगा, वेग देगा, यानी कि वेग नियत है। तो देखो एक समान चाल या फिर नियत चाल या फिर एक समान वेग, नियत वेग, अगर विस्थापन समय हो तो वेग। और ध्यान से देखिए, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। अगर समय के साथ दूरी लगातार बढ़ रही है तो हम बोलेंगे भाई कि जो दूरी है वो समय के समानुपाती है, तभी तो समय के साथ दूरी जो है बढ़ती जा रही है। और स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ मिल रहा है, मतलब ये समानुपाती है। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में अगर आप अलग अलग पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे तो अलग अलग स्लोप का मान आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचो तो कुछ और एंगल मिलेगा, यहाँ पर 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 खींचो तो कुछ और एंगल मिलेगा। अलग अलग आपको थीटा का मान मिलेगा, मतलब tan थीटा का मान अलग अलग मिलेगा, मतलब कि स्लोप आपको अलग अलग मिलेगा। स्लोप जो है ये आपको यहाँ पर अलग अलग मिलेगा, यानी कि असमान स्लोप मिलेगा। और भाई जो इसका स्लोप है वो हमें चाल दे देगा, अगर विस्थापन समय है तो वेग दे देगा, मतलब जो चाल है या वेग है वो असमान है, तो असमान चाल या असमान वेग, स्लोप देखना है आपको। और इसे आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है कि थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है, और हम लोगों ने देखा थीटा का मान अगर 0 से 90 के बीच में है तो थीटा का मान हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे tan थीटा का मान बढ़ेगा, यानी कि स्लोप बढ़ेगा। तो लगातार स्लोप जो है बढ़ रहा है, लगातार स्लोप जो है बढ़ रहा है, लगातार स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि लगातार चाल जो है वो बढ़ रही है, या फिर लगातार वेग जो है वो बढ़ रहा है समय के साथ। असमान चाल का मतलब क्या, चाल एक जैसा नहीं है। अब चाल एक जैसा नहीं है का मतलब चाल लगातार बढ़ भी सकती है, लगातार घट भी सकती है, लेकिन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चाल लगातार बढ़ रही है, चाल जो है लगातार बढ़ रही है। वैसे भी देखो, जैसे जैसे हम समय बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। जैसे हम समय बढ़ा रहे हैं दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो समान रूप से नहीं बढ़ रही है। हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोला ना हमने कि समय के साथ जो है दूरी बढ़ रही है, मतलब एस जो है ये जो दूरी है सीधा समानुपाती है समय के। यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि दूरी जो है सीधा समय के समानुपाती है, नहीं। यहाँ पर हमने ये इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, समान दर से समय के साथ दूरी बढ़ रही है। यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व लाइन है, समान दर से दूरी जो है समय के साथ नहीं बढ़ रही है, इसलिए ये हम नहीं बोलेंगे। इसका मतलब होता है कि समान दर से,
समान दर से समय के साथ दूरी बढ़ रही है, यहाँ पर समान दर से थोड़ी ना बढ़ रही है। समान दर से जब भी बढ़ेगी तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, कर्व लाइन नहीं मिलती है। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता या ढलान चाल देता है। अगर विस्थापन समय ग्राफ हो तो वेग दे देगा, है ना। अगर विस्थापन समय ग्राफ हो तो वेग दे देगा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये जो ग्राफ है ये दूरी और समय के बीच में है, दूरी और समय के बीच में है। और ये जो टाइम है T1 T2 टाइम इंटरवल में आपको ये एक ग्राफ AB दिया हुआ है। पूछ दिया जाएगा कि जो T1 T2 टाइम इंटरवल है, इस इंटरवल में चाल क्या है, चाल बताइए कि क्या है। तो जैसे ही आपने देखा कि दूरी समय ग्राफ है, चाल पूछा है, मतलब स्लोप पे हमें नजर डालना है, स्लोप हमें देखना है। तो आप देखो, इस पूरे टाइम इंटरवल में ये एक स्ट्रेट लाइन है। भाई स्ट्रेट लाइन के लिए तो हम लोगों ने यही पढ़ा कि जो स्लोप है हमारा वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। यानी इस पूरे टाइम इंटरवल में जो भी स्लोप आएगा वो कांस्टेंट होगा, जो भी चाल आएगी वो नियत होगी, कांस्टेंट होगी। तो चलो हम लोग ढूंढते हैं कि भाई स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे तो सीधा सा मतलब है tan थीटा निकालना होगा। tan थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखेंगे। तो आपके पास दो उपाय है, या तो आप इसको पीछे खींच करके यहाँ पर एंगल देख लो, या फिर इसी के पैरेलल आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पर आप एंगल देख लो, थीटा एंगल। ये जो एंगल बन रहा है एक्चुअल में ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो हमें स्पीड चाहिए, तो एक्चुअल में हमें स्लोप चाहिए, एक्चुअल में tan थीटा चाहिए। tan थीटा बराबर देखो, अगर यहाँ पर लगाओ ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट, लंब बट्टे में आधार, लंब क्या हो जाएगा ये। अगर आपको ये लंबाई देखनी है तो आप जाएंगे y एक्सिस पर और देखेंगे ये लंबाई। तो ये S2 माइनस S1, मान लीजिए यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ पर 3 मीटर है, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा S2 माइनस S1। और ये है आधार, आधार देखने के लिए हम लोग x एक्सिस पर आएंगे, तो ये है T2 माइनस T1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ प्रश्नों को करते हैं, प्रश्नों को करते जाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाए। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। दूरी समय ग्राफ की प्रवणता से हमें प्राप्त हो जाएगा चाल। लेकिन अगर वेग समय ग्राफ हो तो, वेग समय ग्राफ हो तो, वेग समय ग्राफ हो तो तब जो स्लोप है वो हमें विस्थापन देगा। वेग समय ग्राफ के लिए विस्थापन, सॉरी माफ करिएगा, मैंने क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया। विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ से आपको वेग मिल जाएगा और दूरी समय ग्राफ से आपको चाल मिल जाएगी। अब देखिए, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। 4 कार है A, B, C तथा D किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, इनके दूरी समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है, सही कथन चुनिए। दूरी समय ग्राफ है, पहला ऑप्शन है कार A की चाल कार D से अधिक है, कार B सबसे धीमी है, कार D की चाल कार C से अधिक है, कार C सबसे धीमी है। ले दे करके आपको चाल के बारे में बताना है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। अब क्योंकि दूरी समय ग्राफ है भाई, ST कर्व है, तो जो दूरी समय ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें चाल दे देगा। और स्लोप यानी कि tan थीटा, स्लोप यानी कि tan थीटा। अब ध्यान से देखो, ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, यानी जो भी यहाँ पर चाल होगी B की वो एक समान है। ऐसी A भी स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं पर भी हम स्लोप निकालेंगे सेम ही आएगा, यानी चाल A की भी चाल नियत है, D की भी चाल नियत है, C भी स्ट्रेट लाइन है, C की भी चाल नियत है। चलो सबकी चाल नियत है, लेकिन किसी का ज़्यादा तो किसी का कम है, तो हमें यहाँ पर tan थीटा देखना है। तो यहाँ देखिए, B जो है x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, A जो है ये एंगल बना रहा है, D जो है ये एंगल बना रहा है, और फिर C जो है ये एंगल बना रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो B से ज़्यादा एंगल A के पास है, A से ज़्यादा एंगल D के पास है, D से ज़्यादा एंगल C के पास है, और सबका जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में ही है। अगर हम थीटा का मान देखें सारे के लिए तो वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही है, 0 डिग्री से 90 के बीच में ही है। ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, इसी बीच में है सबका एंगल। और इस बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई, एक तो ये पढ़ा कि जो tan थीटा है वो हमारा पॉजिटिव होगा, स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा कि थीटा का मान बढ़ाएंगे तो जो स्लोप है उसका मान भी बढ़ेगा। अच्छा, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर चाल बोलते हैं, यानी थीटा का मान बढ़ाएंगे तो चाल भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो जिसके लिए थीटा का मान ज़्यादा है उसकी चाल अधिक है, और जिसके लिए कम है
उसकी चाल कम है। तो अगर हम थीटा की अगर बात करें तो देखो C का सबसे ज़्यादा है, D का उससे कम है, A का उससे कम है, B का सबसे कम है। यानी कि tan थीटा की अगर हम बात करें तो C का सबसे ज़्यादा है, उससे कम D का है, उससे कम A का है, सबसे कम B का है। और जो tan थीटा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। और यही क्या है कि चाल है। देखिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इतना टाइम लगेगा नहीं बनाने में, चुटकी में बन जाएगा ये। सीधा आप क्या करेंगे, स्लोप देखेंगे, सीधा आप स्लोप देखेंगे। तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, tan थीटा ज़्यादा स्लोप ज़्यादा। तो देखिए कार ए की चाल कार डी से अधिक है, कार ए की चाल जो है कार डी से अधिक है, नहीं, कार ए की चाल जो है डी से कम है, ये गलत हो जाएगा। कार बी सबसे धीमी है, ध्यान से देखो तो कार बी जो है सच में सबसे धीमी है, देख लो, तो ये सही हो जाएगा। कार डी की चाल कार सी से अधिक है, कार डी की चाल कार सी से अधिक है, नहीं, कार डी की चाल कार सी से कम है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कार सी सबसे धीमी है, नहीं, कार सी जो है सबसे तेज है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। दिया गया ग्राफ किसी पिंड का भिन्न समय पर उसकी स्थिति को दर्शाता है। पिंड की चाल ज्ञात करें जब पिंड गति करता है। पिंड की चाल ज्ञात करें जब पिंड गति करता है। ये दूरी है और ये समय है, यानी कि दूरी समय ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर समय है और वाई एक्सिस पर दूरी है। हमें पिंड की चाल चाहिए, ए से बी चाहिए पहले, ए से बी क्या है, ये है। दूरी समय ग्राफ ए से बी में स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो स्लोप है ये हमें कांस्टेंट मिलता है और इसका स्लोप हमें चाल देगा, यानी कि चाल जो है यहाँ पर नियत है। तो सबसे पहले चलो स्लोप निकालते हैं। स्लोप यानी कि tan थीटा, ये हमारा थीटा हो जाएगा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है। तो ए से बी के लिए tan थीटा देखो, याद रखिएगा इसका tan थीटा क्या देगा, चाल। इसका tan थीटा जो है यही स्लोप है ना, चाल मिलेगा यहाँ से। tan थीटा देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा। अब ये लंबाई अगर हमें देखनी है तो हम आएंगे वाई एक्सिस पर, ये हमारा है 3 माइनस 0। उसके बाद आधार ये है, ये देखेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पर, तो 5 माइनस 2, तो 3 बटे में 3 यानी कि 1। स्लोप 1 है, यानी कि चाल हमारा 1 मीटर पर सेकेंड है। ए से बी में चाल जो है 1 मीटर पर सेकेंड है। देखो इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए चाल जो है 1 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि स्लोप हमारा कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि चाल जो है कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए बी से सी देखिए, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये ग्राफ, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप देखेंगे ना तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि भाई स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनेगा ही नहीं। तो tan थीटा जो है इस केस में जो है हमारा वो 0 है, यानी कि जो चाल है वो 0 है। यानी अभी क्या है कि इस वाले केस में जो भी पिंड है वो रेस्ट में है, आराम कर रहा है, विराम कर रहा है। और इस वाले में क्या है कि एक समान चाल से जो पिंड है चल रहा है और वो एक समान चाल 1 मीटर पर सेकेंड है। अब सी से डी में आइए, सी से डी यानी कि इस टाइम इंटरवल में आपको बताना है। अब देखो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन मिले यानी कि चाल हमारा, स्लोप हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही स्ट्रेट लाइन मिले, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ। जैसे ही हमें स्ट्रेट लाइन मिले यानी कि जो स्लोप है हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्लोप है दूरी समय ग्राफ के लिए ये हमें चाल देगा, यानी कि जो स्पीड है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए एक समान स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। भाई कितनी स्पीड है, तो इसके लिए हमें tan थीटा चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें थीटा ढूंढें, ये हमारा एक्स एक्सिस ही हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हमारा थीटा हो जाएगा। अब चाहे यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, चाहे आप इसको पीछे खींच कर ले आओ, यहाँ पर देख लो थीटा ही मिलेगा आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सेम एंगल मिलेगा, सेम tan थीटा मिलेगा, सेम स्लोप मिलेगा। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। तो tan थीटा यहाँ पर देखो आप, tan थीटा लंब बटे में आधार, ये हमारा लंब है, ये लंबाई अगर आपको देखनी है तो आप देखेंगे वाई एक्सिस पर 7 - 3। आधार, ये आधार है,
ये लंबाई अगर देखनी है तो एक्स एक्सिस पर देखेंगे, टाइम एक्सिस पर देखेंगे तो 9 माइनस में 7, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 7 गया 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। यानी इस पूरे टाइम इंटरवल में जो पिंड है वो 2 मीटर पर सेकेंड के चाल से चलेगा। तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड। चित्र में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दूरी समय ग्राफ है। देखिए, जैसे ही दूरी समय ग्राफ आप देखेंगे ना, वैसे ही तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जो स्लोप है, जो tan थीटा है, वहां से हमें चाल मिलेगा। दूरी समय ग्राफ जैसे ही आप देखें वैसे ही तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका स्लोप हमें चाल देगा। पूछा है तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। भाई, कौन तेज गति से चल रहा है, कौन धीमी गति से चल रहा है, ये गति अगर आपको बताना है मतलब आपको चाल बताना है। और अगर आप चाल पता करना चाहते हैं तो आप स्लोप पता करो। जिसका स्लोप ज़्यादा उसका चाल ज़्यादा, जिसका स्लोप कम उसका चाल कम। तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा? तो देखो यहाँ पर इसका एंगल देखो, मान लीजिए θ1 है। यहाँ पर आप इसका एंगल देखो तो θ2 है। यहाँ पर आप इसका एंगल देखो तो θ3 है। साफ साफ पता चल रहा है कि θ1 सबसे बड़ा है। θ1 सबसे बड़ा है। सब के सब न्यून कोण है। सबका एंगल जो है 0 से 90 के बीच में ही है। तो 0 से 90 के बीच में थीटा का मान बढ़ेगा तो tan थीटा का मान बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा एंगल θ1 है जो कि B बना रहा है, सबसे बड़ा एंगल θ1 है। यानी कि इसका tan θ1 सबसे बड़ा आएगा, यानी कि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा आएगा, यानी कि चाल जो है इसकी सबसे अधिक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों रेखा एक साथ मिलती हो? अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर केवल B और C आपस में मिल रहे हैं, A नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए तो B और A आपस में मिल रहे हैं लेकिन C नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो C और A आपस में मिल रहा है, A नहीं मिल रहा है। मीन्स ऐसा पॉइंट तो है जब B और C एक साथ हो, एक ही बिंदु पर है। ऐसा पॉइंट भी है जब B और A एक बिंदु पर है। ऐसा पॉइंट भी है जब C और A एक बिंदु पर है। लेकिन एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जब तीनों ही एक बिंदु पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जब तीनों एक ही साथ पर हो। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर जो भी टाइम है, मान लीजिए 1.2 सेकेंड पर देखें तो दोनों समान दूरी पर है, यहाँ पर देखेंगे तो जो भी टाइम है यहाँ पर ये जो B है और जो A है ये समान दूरी पर है। लेकिन एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जब तीनों A, B, C तीनों सेम डिस्टेंस पर हो, एक ही बिंदु पर हो। तो गति बताने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया? tan थीटा देख लिया, स्लोप देख लिया। जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी गति अधिक। किसी पिंड के लिए विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो यह दर्शाता है कि पिंड गतिशील है। विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप क्या देगा? विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप वेग देगा। ये विस्थापन है और ये समय है। बोला है स्ट्रेट लाइन मिला है, तो जैसे ही स्ट्रेट लाइन बोल दे मतलब स्लोप जो है हमारा वो नियत है और इसका स्लोप हमें वेग दे देगा। यानी कि वेग जो है हमारा वो नियत है। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होता है वो नियत होता है। क्योंकि विस्थापन समय ग्राफ है, इसका स्लोप हमें वेग देगा, यानी कि वेग नियत है मतलब एक समान वेग है। तो ए हमारा आंसर। और असमान वेग के लिए क्या होगा? कर्व लाइन के लिए स्लोप जो है वो आपको वेरिएबल मिलेगा, यानी अलग अलग मिलेगा। अब देखिए वेग समय ग्राफ में क्या करेंगे हम लोग? अभी भी समय जो है हम लोग एक्स एक्सिस पर ही लेंगे, लेकिन जो चाल है या फिर जो वेग है, वेग समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो चाल है या वेग है ये हम डालेंगे वाई एक्सिस पर। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस। यहाँ पर देखो ये जो लाइन है ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एग्जैक्ट पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के, टाइम एक्सिस के। तो ऐसे केस में जो स्लोप होता है हमारा वो क्या होता है? 0 होता है।
और जो वेग समय ग्राफ का स्लोप होता है ना, वो हमें पता है क्या देता है, वो हमें त्वरण देता है। त्वरण, वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें त्वरण देता है, क्योंकि स्लोप 0 है यानी कि त्वरण 0 है। त्वरण उत्पन्न ही नहीं हुआ। अगर त्वरण उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जो वेग है वो हमारा नियत है, यानी कि एक समान वेग है, एक समान चाल बोल दो, चाल को हम लोग वेग बोल सकते हैं अगर जो गति है वो सीधी रेखा में हो रही है, शून्य त्वरण है। यहां देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां पर अगर आप स्लोप निकालें तो स्ट्रेट लाइन है भाई, जो भी स्लोप मिलेगा वो समान ही मिलेगा। तो यहां पर देखो स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो देखो बन रहा है यहां पर एक्स एक्सिस के साथ, वो 0 से 90 के बीच में है, तो यहां पर स्लोप हमारा पॉजिटिव आएगा। और वेग समय ग्राफ का स्लोप हमें त्वरण देता है, यानी कि जो हमारा यहाँ पर ए है वो हमारा पॉजिटिव आएगा। जो भी होगा नियत है, त्वरण तो यहाँ पर नियत है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका स्लोप हमें त्वरण देगा। त्वरण यहाँ पर कांस्टेंट है, नियत है, लेकिन वो पॉजिटिव है। लेकिन वो पॉजिटिव है। मान लीजिए +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पूरे टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर, पूरे टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्लोप कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि वेग समय ग्राफ है तो त्वरण मिलेगा, यानी कि त्वरण कांस्टेंट मिलेगा। और ये एंगल जो है हमारा 0 से 90 के बीच में है, तो यहाँ भी जो भी त्वरण मिलेगा हमें कांस्टेंट, जो भी त्वरण है, जो भी नियत त्वरण है, पॉजिटिव में है। यहाँ पर देखो ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ भी स्लोप हमें सेम ही मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि यहाँ भी जो त्वरण है वो कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन ये एंगल जो है वो 90 से 180 के बीच में है। ये जो एंगल है ये 90 से 180 के बीच में है, तो यहाँ पर जो त्वरण मिलेगा वो हमें निगेटिव मिलेगा। होगा कांस्टेंट ही, लेकिन मिलेगा आपको निगेटिव। तो देखिए, एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। एक समान त्वरण, इन सारे केसेस में क्या है, कांस्टेंट का मतलब, नियत का मतलब एक समान ही होता है। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। जबकि असमान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ वक्र रेखा प्राप्त होती है। यहाँ देख ली भाई, अब देख लो यहाँ पर, यहाँ वेग समय ग्राफ देखो कर्व लाइन है, तो यहाँ पर स्लोप निकालेंगे कुछ और मिलेगा, यहाँ पर 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 कुछ और मिलेगा। ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अलग अलग स्पर्श रेखा जो है एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर अलग अलग एंगल बनाएगी, अलग अलग स्लोप मिलेगा। इसका स्लोप हमें त्वरण देगा, यानी कि अलग अलग त्वरण मिलेगा, यानी कि असमान त्वरण होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। खास करके इस वाले ग्राफ में आप देखिए, तो जो भी यहाँ पर tan थीटा मिलेगा आपको वो पॉजिटिव मिलेगा, यानी जो भी स्लोप मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि जो भी त्वरण मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। वैसे भी देखिए तो समय के साथ वेग बढ़ रहा है ना। देखो यहाँ पर टाइम थोड़ा कम है तो वेग कम है, हमने टाइम थोड़ा आगे बढ़ाया तो वेग भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा और टाइम आगे बढ़ाया तो वेग ज़्यादा हो चुका है। तो समय के साथ क्या है कि वेग बढ़ रहा है, लेकिन समान दर से नहीं बढ़ रहा है ना। समान दर से अगर बढ़ता तो स्ट्रेट लाइन मिलता। जैसे इन सारे ही केसेस में देखो, इस वाले केस में खास करके बी वाले में और ए वाले में देखो, समय के साथ वेग बढ़ रहा है लेकिन समान दर से बढ़ रहा है ना, समान दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर समान दर से नहीं बढ़ रहा है। और समय के साथ वेग बढ़ने का मतलब ये होता है कि जो वेग की दिशा है वही त्वरण की दिशा है। और जब समय के साथ वेग घटे, मतलब ये समझना, जब समय के साथ वेग घटे तब ये समझना कि जो वेग की दिशा है उसके विपरीत दिशा में त्वरण है। ऐसे में एक हमारा पॉजिटिव होगा तो दूसरा हमारा नेगेटिव होगा। वेग हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जैसे आप इस वाले में देख लीजिए, इस ग्रीन वाले में देखिए, इस ग्रीन वाले में देखो, तो जब हम यहाँ पर थे तब वेग ज़्यादा था, हमने टाइम को थोड़ा आगे बढ़ाया, मतलब समय में हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो वेग है वो घटता जा रहा है, वेग है घटता जा रहा है, वेग है घटता जा रहा है, वेग है घटता जा रहा है, समान दर से घटता जा रहा है ना, समान दर से घटता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो त्वरण जो है ऋणात्मक है, क्योंकि वेग के विपरीत दिशा में त्वरण है, इसीलिए जो त्वरण है यहाँ पर ऋणात्मक है। तो कई एंगल से मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, ताकि जब भी आप ग्राफ देखें तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, ज़्यादा आप कन्फ्यूज ना करें। तो अगर हमें कर्व स्ट्रेट लाइन मिलती है, यानी कि स्लोप हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब चाहे वो स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि थीटा कैसा बन रहा है। अगर हमें ग्राफ कर्व लाइन मिलती है इस प्रकार से, तब हमें अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप मिलती है। अब चाहे वो स्लोप लगातार बढ़े, चाहे वो स्लोप लगातार घटे, ये डिपेंड करता है एंगल के ऊपर कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, 0 से 90 के बीच में या फिर 90 से 180 के बीच में। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण प्राप्त होता है। एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ सरल रेखा होती है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ देखिए, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये देखो, जैसे ही आपने स्ट्रेट लाइन देखा
वैसे ही आप ये समझ गए हैं, समझना आपको पड़ेगा, ये समझ में आना चाहिए कि जैसे ही आपने स्ट्रेट लाइन देखा वैसे ही आपने ये समझ लिया कि जो स्लोप है ये हमारा नियत है, मतलब जो भी स्लोप मिलेगा वो समान मिलेगा। क्यों मिलेगा ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। और जो इसका स्लोप होता है वेग समय ग्राफ का, वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें त्वरण दे देगा, यानी त्वरण हमारा नियत है। नियत त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण बोलते हैं, एक समान त्वरण बोलते हैं। तो यही चीज यहां पर लिखा गया है, एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ सरल रेखा होती है। ये जो ग्राफ दिया हुआ इसमें आप ध्यान से देखिए, जब समय 0 था तब वेग भी 0 था। यहां पर देखिए, जब समय 0 था तब वेग भी 0 था, यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है यहां पर। उसके बाद हमने ये देखा कि एक समान त्वरण है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक समान त्वरण तभी हमें मिलता है जब वेग में परिवर्तन समान दर से हो, और उसके लिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। वेग जो है समान दर से बढ़ रहा है, यानी कि त्वरण जो है हमारा नियत है। वेग समय के समानुपाती है, वेग जो है समय के समानुपाती है, वेग जो है समय के समानुपाती है। ये रिलेशन का मतलब ये होता है कि समय के साथ वेग बढ़ रहा है लेकिन समान दर से, समय के साथ वेग बढ़ रहा है लेकिन समान दर से। अब अगर हम यहाँ पर ये tan थीटा निकालने जाए, tan थीटा, तो देखो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये लंबाई लंब है PQ और बट्टे में आधार OQ, और यही हमें स्लोप देगा, प्रवणता देगा, और इसका जो प्रवणता है वो है त्वरण। यहाँ पर आप देखिए, इस वाले में आपने देखा था कि जब समय 0 था तब वेग भी 0 था। यहाँ पर देखिए, जब समय 0 है इस समय भी कुछ न कुछ वेग है, इस समय भी कुछ न कुछ वेग है। मान लीजिए U0 है, कुछ न कुछ वेग जो है अभी भी है, यानी इनिशियली कुछ न कुछ स्पीड है। जैसे हम किसी पत्थर को फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं तो कुछ न कुछ स्पीड के साथ फेंकते हैं। t बराबर 0 पर भी हम लोग कुछ न कुछ स्पीड देते हैं उसको। तो यहाँ पर समय बराबर 0 पर जो वेग है वो 0 नहीं है, कुछ न कुछ वेग इसके पास ऑलरेडी है। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पर हम बोलेंगे कि 0 नहीं है। उसके बाद ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है, भाई स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप जो है इसका कांस्टेंट होगा, इसका स्लोप हमें त्वरण देता है, यानी कि त्वरण हमारा कांस्टेंट है, नियत है। नियत त्वरण को हम लोग एक समान त्वरण बोलते हैं, एक समान त्वरण है। और एक समान त्वरण का मतलब जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है समान दर से, वेग परिवर्तित हो रहा है समान दर से। और यहाँ पर देखो वेग जो है समान दर से परिवर्तित हो रहा है का मतलब समान दर से घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन ये जो ग्राफ है इससे हमें पता चलता है कि वेग समान दर से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो हमें पॉजिटिव मिला है, यानी कि जो त्वरण है वो पॉजिटिव है। त्वरण पॉजिटिव है मतलब जिस डायरेक्शन में वेग है उसी डायरेक्शन में त्वरण है, तो स्पीड अप है। यहाँ पर देखिए आप, जब समय 0 है उस समय कुछ ना कुछ वेग है, यानी कि प्रारंभिक वेग यहाँ भी 0 नहीं है, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है मतलब स्लोप तो अभी भी हमारा कांस्टेंट है, स्लोप जो है अभी भी हमारा कांस्टेंट है, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है वो अभी भी हमारा कांस्टेंट है, एक समान है। यानी कि जो वेग है, यानी जो वेग है वो समान दर से परिवर्तित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर समान दर से वेग घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है। यहाँ पर एंगल देखो आप, जब एंगल देखा आपने तो पता चला कि ये तो 90 से 180 के बीच में है, यानी कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है यानी कि त्वरण ऋणात्मक है, और त्वरण ऋणात्मक का क्या मतलब है कि जिस दिशा में वेग है उसके विपरीत दिशा में त्वरण है। ऐसे केस में क्या होगा, समय के साथ वेग घटने लगेगा, जो कि हमें यहाँ पर साफ साफ दिख भी रहा है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हम समय में आगे जा रहे हैं वेग घटता जा रहा है, वेग घटता जा रहा है, वेग घटता जा रहा है। और इस ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। तो एक समान मंदन या नियत मंदन को दिखा रहा है। भाई एक समान त्वरण बोल रहे थे, फिर पता चला कि अरे ये तो ऋणात्मक त्वरण है, तो हमने एक समान मंदन बोल दिया। एक समान दर से वेग घट रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है भाई। वेग समय के व्युत्क्रम अनुपाती है, यहाँ पर वेग समय के व्युत्क्रम अनुपाती है। जो वेग है वो समय के व्युत्क्रम अनुपाती है, क्योंकि समय के साथ वेग घट रहा है, और सिर्फ घट ही नहीं रहा है, समान दर से घट रहा है, इसीलिए व्युत्क्रम अनुपाती है। अब आ जाइए वेग समय ग्राफ का जो एरिया होता है उसके ऊपर। अभी तक हम लोग क्या है कि वेग समय ग्राफ देख रहे थे, वेग समय ग्राफ देख रहे थे। इसका जो हमें स्लोप मिल रहा था वो हमें त्वरण दे रहा था।
लेकिन इसका एरिया भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एरिया जो है इसका, जो वेग समय ग्राफ का जो एरिया है वो हमें विस्थापन देगा, वो हमें विस्थापन देगा। अगर मान लीजिए चाल समय ग्राफ हुआ, ऐसे केस में जो एरिया है, ये हमें दूरी देगा। देखिए चाल समय ग्राफ का स्लोप हमें त्वरण नहीं देता है, वेग समय ग्राफ का देता है। लेकिन हाँ, अगर चाल अपने आप में वेग भी है, जो कि हो सकता है अगर गाड़ी सीधी रेखा में चल रही है बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, तो चाल समय ग्राफ, तो चाल हमारा वेग हो जाएगा, वहाँ पर चाल समय ग्राफ में भी हमें त्वरण मिल जाएगा। तो देखिए वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। वेग समय ग्राफ, देखिए ये ग्राफ है जो अपने आप में कहलाएगा वेग समय ग्राफ, और समय अक्ष के द्वारा, ये समय अक्ष है। ध्यान से देखिए, ये वेग समय ग्राफ है और ये हमारा, अगर हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा समय अक्ष है। यहां पर जो एरिया बनेगा ना, इसका क्षेत्रफल विस्थापन हमें देगा। अगर मान लीजिए चाल समय ग्राफ होगा तो यही एरिया हमें दूरी देगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको ये एरिया निकालना होता तो आप क्या करते? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। ये जो टाइम इंटरवल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें बताएं कि ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल में जो कार है, मान लीजिए एक कार के लिए ये ग्राफ है, इस समय अंतराल में कार कितनी दूरी चली है। अगर ये चाल समय ग्राफ है तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए वेग समय ग्राफ है तो हम बोलेंगे कार का विस्थापन क्या है, तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एरिया हम निकालेंगे जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए और आपसे कहा जाए कि इस टाइम इंटरवल में बताएं कि जो गाड़ी है वो कितनी दूरी चली है, तो जो हमारा ग्राफ है और जो समय एक्सिस है उसके साथ जो एरिया बनेगा, तो यहाँ पर ये एरिया बनेगा जो कि अपने आप में ये समकोण त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, OQM त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर वेग समय ग्राफ होता तो उसका एरिया हमें विस्थापन दे देता। यहाँ पर देखिए ये हमें ग्राफ मिला है और पूछ दिया जाता है कि बताइए कि कितनी दूरी चली है। ये जो ग्राफ मिला है इसके हिसाब से कितनी दूरी चली है। अगर ये चाल समय ग्राफ है तो ये ग्राफ है टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा जो कि हमें दूरी बताएगा, और अगर वेग समय ग्राफ है तो उसका एरिया निकालेंगे तो विस्थापन बताएगा। देखिए कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ एरिया आपको ग्राफ के ऊपर मिलेगा, कुछ एरिया आपको ग्राफ के नीचे मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये अपने आप में ग्राफ है और मान लीजिए कि ये वेग समय ग्राफ है, तो यहाँ पर देखो इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ एरिया आपको ऊपर मिला है, कुछ एरिया आपको नीचे मिला है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, वेग समय ग्राफ है, विस्थापन निकालना है, तो आप क्या करेंगे कि चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। जो समय एक्सिस के ऊपर एरिया बना है उसको आप पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर जो एरिया मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, और जो एरिया नीचे मिलेगा उसे हम लोग निगेटिव लेंगे, चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये एरिया A1 है और ये एरिया A2 है, तो आप करेंगे A1 माइनस में A2, चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। ऊपर जो एरिया बना उसे हम पॉजिटिव लेंगे, नीचे जो एरिया बना उसे हम लोग नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर चाल समय ग्राफ है तो वहां पर हमें डिस्टेंस मिलने वाली है। चाल समय ग्राफ है तो वहां पर हमें डिस्टेंस मिलने वाली है। मान लो फिर से कि हमें यही ग्राफ मिला इस प्रकार से, और इस बार ये चाल है और ये समय है। तो टाइम एक्सिस के साथ देखो, एक तो एरिया ये है, एक एरिया ये है। मान लीजिए एरिया A1 मिला, ये एरिया A2 मिला, तो अगर हमें यहाँ पर दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, सिंपली जोड़ देंगे A1 A2, चिन्ह के साथ नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर वेग समय ग्राफ है तो विस्थापन निकालने के लिए हम चिन्ह के साथ ही जोड़ेंगे, क्योंकि इस वाले केस में सब के सब एरिया जो है केवल ऊपर ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो दूरी है वही विस्थापन है ना, जो दूरी है वही विस्थापन है। वेग समय ग्राफ है, जो विस्थापन आएगा, फिर इसी को हम चाल समय ग्राफ कर देंगे, जो दूरी आएगा वो दोनों ही आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एरिया देखो केवल ऊपर ही बना है। जब ऊपर एरिया बने और नीचे भी बने तब वहां पर आंसर अलग अलग आएगा, विस्थापन का मान अलग आएगा, क्योंकि हम एरिया को घटाएंगे और दूरी के लिए दोनों एरिया को जोड़ेंगे, तो दोनों के केस में जो है एरिया अलग अलग आएगा टोटल, तो यानी कि दूरी और विस्थापन अलग अलग। वेग समय ग्राफ में समय को किस अक्ष पर निरूपित किया जाता है? वेग समय ग्राफ है तो समय को
एक्स एक्सिस पर डालेंगे और वेग को वाई एक्सिस पर डालेंगे, समय को एक्स अक्ष पर डाला जाता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, त्वरण मिलता है। एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ प्राप्त होता है। एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ जो है सरल रेखा प्राप्त होती है, और अगर असमान त्वरण है तो वेग समय ग्राफ आपको मिलेगा वक्र रेखा। चाल समय ग्राफ और समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्र डैश के बराबर होता है। चाल समय ग्राफ है, ये चाल है, ये समय है, और मान लीजिए कि ये ग्राफ है। ये चाल समय का ग्राफ है, और समय अक्ष के द्वारा देख लो, इस एंड के करस्पॉन्डिंग ये हमारा टाइम है, इस एंड के करस्पॉन्डिंग ये हमारा टाइम है। तो ये जो एरिया आपको मिलेगा, क्योंकि चाल समय ग्राफ है तो आपको यहां पर डिस्टेंस मिलेगा, तो तय की गई दूरी। अगर वेग समय ग्राफ होता तो विस्थापन मिलता। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र डैश के बराबर होगा। इस बार क्या है, ये समय है और ये वेग है। इस बार मान लीजिए कि ये आपको ग्राफ मिला है ऐसा, तो समय एक्सिस के साथ और ये जो ग्राफ है जो एरिया बनाएगा वो हमें विस्थापन देगा। तो इसका जो एरिया होगा वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। और मैंने आपको समझा दिया कि मान लीजिए कुछ एरिया नीचे मिले, इस समय एक्सिस के नीचे मिले, वैसे केस में आप क्या करेंगे, ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया दोनों को घटाएंगे, यानी कि चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। ऊपर वाले को हम लोग पॉजिटिव एरिया लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव एरिया लेंगे। लेकिन ऐसा केवल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं करेंगे। डिस्टेंस निकालने में तो सिंपली जितने भी एरिया बनेंगे सबको सिंपली जोड़ देंगे, चिन्ह विन्ह का कोई चक्कर नहीं है, सबको हम सीधा जोड़ देंगे। तो विस्थापन हमारा आंसर। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके बाद गेंद फेंकने वाले के हाथ में लौट आता है। निम्न में से कौन इस स्थिति का सही ग्राफीय प्रदर्शन करता है। देखिए, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये मान लीजिए कि एक गेंद है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब आप फेंकते हैं, जीरो स्पीड से तो फेंकते नहीं हैं, इनिशियली कुछ न कुछ तो स्पीड देते ही हैं। तो आपने कुछ न कुछ स्पीड दिया इनिशियली, यानी समय जब जीरो था तब भी आपने कुछ स्पीड दिया, 0 सेकंड पर आपने कुछ इसको स्पीड दिया इनिशियली। अब ये गेंद जो है ये ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, कुछ समय के लिए ये गेंद रुक जाती है। कुछ समय के लिए ये जो गेंद है ये ऊपर जा करके रुक जाएगी, अंतिम वेग जो है इसका 0 हो जाएगा। उसके बाद वापस ये गेंद जो है आना शुरू करेगी, उसके बाद ये धरातल पर आएगी। जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे जो हाइट है ये बढ़ती है, वैसे वैसे जो वेग है ये घटता चला जाता है। और नीचे आने के क्रम में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट घटती है वेग जो है बढ़ता चला जाता है। ये समझाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे गेंद की जो वेलोसिटी है वो कम होने लगती है। एक पॉइंट आता है, हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पर वेग 0 हो जाता है। उसके बाद गेंद नीचे लौटना शुरू करती है, तो वो तेज़ी के साथ नीचे आती है। मतलब जैसे जैसे वो नीचे आती है स्पीड जो है उसकी बढ़ती जाती है ना। अच्छा, इस पूरे ही केस में अगर आप ध्यान से देखो, जब हम ऊपर फेंकते हैं तो भी हम जो त्वरण है वो g के बराबर लेते हैं, और जब हम नीचे फेंकते हैं तो भी त्वरण हम लोग g के ही बराबर लेते हैं। लेकिन जब हम ऊपर फेंकते हैं तो त्वरण हम लोग ऋणात्मक ले लेते हैं, और जब हम नीचे फेंकते नहीं है, नीचे जब गेंद आती है, जब हम ऊपर फेंकते हैं तो भी त्वरण हम लोग g के बराबर लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और जब गेंद नीचे आती है तो भी त्वरण g ही होता है। लेकिन जब हम ऊपर फेंकते हैं तब त्वरण हम ऋणात्मक लेते हैं, और जब गेंद नीचे आती है उस समय त्वरण जो है हम लोग धनात्मक लेते हैं। तो यहाँ भी त्वरण g है, यहाँ भी त्वरण g है, यानी कि जो त्वरण है हमारा वो तो कांस्टेंट है। और ये हम लोग ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं कि जब हम किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं या गेंद जो है नीचे गिरती है तो वो एक समान त्वरण का एग्जाम्पल होता है। एक समान त्वरण ही तो होता है ना। इस पूरे केस में त्वरण हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, या फिर बोल दो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण के लिए वेग समय ग्राफ हमें कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन। एक समान त्वरण के लिए जो वीटी कर्व होता है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो कर्व लाइन वाले को तो पहले ही काट दो, क्योंकि भाई इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप का मान अलग अलग आएगा, यानी कि त्वरण का मान अलग अलग आएगा। लेकिन हमें पता है यहाँ पर तो त्वरण सेम ही है, जी हमेशा।
चलिए ये ठीक है। अब देखिए जब हमने गेंद को फेंका यानी कि t बराबर 0 पर गेंद के पास कुछ न कुछ स्पीड थी, t बराबर 0 पर गेंद के पास कुछ न कुछ स्पीड थी। इनिशियली हमने कुछ स्पीड से गेंद को फेंका था, तो समय बराबर 0 पर कुछ न कुछ स्पीड जो है गेंद की है। लेकिन यहाँ पर देखिए समय बराबर 0 पर गेंद की स्पीड जो है 0 है, तो ऐसे ही ये कट गया। इतना ही नहीं, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो समय के साथ वेग घट रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, समय के साथ वेग कम हो और उसके बाद बढ़े। अच्छा यहाँ पर देखिए समय बराबर 0 पर कुछ न कुछ स्पीड है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ भी समय के साथ स्पीड को बढ़ाया हुआ है, यहाँ भी समय के साथ स्पीड को बढ़ाया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। आप स्लोप से भी चेक कर सकते हैं, स्लोप से भी चेक कर सकते हैं कि पहले हाफ में जो स्लोप है हमारा नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि तुरंत नेगेटिव है, और उसके बाद वाले हाफ में स्लोप हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लोप जो है पहले पॉजिटिव कर दिया है, बाद में नेगेटिव किया है। खैर स्लोप से आप छोड़ो, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि स्लोप को आप मारो यहाँ पर गोली, ठीक है, आप ऐसे ही चेक करो। ये तो पहले कट चुका है। यहाँ देखिए समय बराबर 0 पर कुछ न कुछ स्पीड है, चलो ये तो ठीक है, ये केस सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे गेंद ऊपर जा रही है, जो वेग है कम होनी चाहिए समय के साथ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है जो वेग है लगातार कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। फिर हाईएस्ट पॉइंट पर वेग शून्य हो जाती है। यहाँ देखो वेग शून्य हो गई है, इस समय हाइट मैक्सिमम है। उसके बाद देखो गेंद नीचे आएगी तो समय के साथ जो है वेग बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखो भाई समय के साथ अब वेग बढ़ रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, यानी कि सी हमारा राइट आंसर है। एक ट्रॉली का वेग पहले एक समान दर से घटता है, एक ट्रॉली का वेग पहले एक समान दर से घटता है। देखो सारे में जो है वेग समय ग्राफ है। अब जैसे ही वेग समय ग्राफ है वैसे ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका जो स्लोप है वो हमें त्वरण देगा ना, इसका स्लोप हमें त्वरण देगा। अब देखिए एक समान दर से घटता है, वेग पहले एक समान दर से घटता है। अगर एक समान दर से वेग घटता है तो त्वरण कैसा होना चाहिए, जो पहला केस यहाँ पर बताया गया है, एक समान दर से जो वेग घट रहा है मतलब वेग में परिवर्तन कम हो रहा है, मतलब त्वरण जो है ऋणात्मक होना चाहिए। उसके बाद नियत वेग प्राप्त कर लेता है। अगर वेग नियत हो जाए तो भैया त्वरण 0 हो जाता है। अंत में ट्रॉली का वेग एक समान दर से बढ़ने लगता है। अब एक समान दर से बढ़ने लगा है, एक समान दर से बढ़ने लगा है, मतलब अब जो त्वरण है वो पॉजिटिव है। और सारे ही केस में देखो क्या है कि एक समान, नियत एक समान है, मतलब ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, स्ट्रेट लाइन। भाई एक समान दर से घटता है, यहाँ भी देखो एक समान है, यहाँ भी देखो नियत वेग है यानी कि एक समान वेग है, और यहाँ भी एक समान दर, एक समान, तो स्ट्रेट लाइन। तो कर्व लाइन वाले को पहले उड़ा दो। अब देखिए भाई त्वरण चेक कीजिए कहाँ पर नेगेटिव है, कहाँ पर 0 है, कहाँ पर पॉजिटिव है, इसके लिए आपको स्लोप देखना है। इस वाले में देखिए तो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनेगा जो कि 90 से 180 के बीच में है, यानी कि स्लोप हमें नेगेटिव मिलेगा। तो पहले हमें स्लोप यहाँ पर नेगेटिव मिला, उसके बाद स्लोप 0 मिलना चाहिए। तो देखो भाई स्लोप 0 मिलेगा, इस वाले लाइन के लिए स्लोप 0 मिलेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ या फिर समय एक्सिस के साथ पैरेलल है। उसके बाद देखो ये स्लोप पॉजिटिव है ना। अगर आप इस एंगल को आप यहाँ पर देखें या फिर यहीं पर देख लो आप इस एंगल को, तो ये 0 से 90 के बीच में है, यानी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है। और स्लोप पॉजिटिव है यानी कि जो ए है हमारा वो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो ए है हमारा 0 है, और यहाँ पर ए जो है हमारा वो नेगेटिव है, यानी ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, स्लोप हमारा पॉजिटिव है, लेकिन सबसे पहले स्लोप हमारा नेगेटिव आना चाहिए, त्वरण हमारा नेगेटिव आना चाहिए, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर देखो स्लोप हमारा नेगेटिव है, चलो ठीक है स्लोप नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ ऐसा टाइम इंटरवल चाहिए जहाँ पर जो त्वरण है वो 0 है, यानी कि स्लोप हमारा 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये मिसिंग है, ये नहीं होगा। अगर आप स्लोप से नहीं बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते थे। बोला है पहले वेग एक समान दर से घटता है, जैसे ही एक समान बोला यानी कि हमें स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। यहाँ भी नियत वेग है यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, यहाँ भी एक समान है यानी कि स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व लाइन वाले को पहले उड़ा दो यहाँ से। अब एक समान दर से घटता है वेग, अगर यानी कि समय के साथ पहले एक समान दर से वेग घटता है, तो यहाँ पर देखो
समय के साथ जो है पहले वेग एक समान दर से घटा, स्ट्रेट लाइन है मतलब एक समान है, एक समान दर से घटा, उसके बाद नियत वेग प्राप्त कर लेता है। नियत वेग देखो इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए, इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए नियत वेग है, जो भी वेग यहाँ पर है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वेग यहाँ पर है वही है इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए नियत वेग है। उसके बाद क्या है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, उसके बाद क्या है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है, उसके बाद क्या है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि समय के साथ वेग बढ़ रहा है, लेकिन पहले बोला है समय के साथ वेग घट रहा है। यहाँ पर एक समान से बढ़ रहा है तब जाकर के नियत है, गलत हो जाएगा। पहले एक समान दर से घटना चाहिए, यहाँ पर एक समान दर से घट रहा है लेकिन नियत वेग है ही नहीं कहीं पर, तो ये भी कट जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। निम्न में से कौन सा ग्राफीय प्रदर्शन व्यवहारिक रूप से संभव है? यहाँ पर देखो वेग समय ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखिए, समय नहीं बढ़ रहा है लेकिन देखो वेग बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपके कार की वेलोसिटी, बाइक की वेलोसिटी, वेग जो है वो बढ़ रहा है लेकिन समय रुका हुआ है, समय रुका हुआ है लेकिन वेग बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होगा ना, समय कभी भी नहीं रुकता है। यहाँ पर समय रोक दिया गया है लेकिन वेग बढ़ रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यहाँ देखो दूरी समय ग्राफ है, एक ही समय पर अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। भाई एक इंसान एक ही समय पर अलग अलग दूरी कैसे तय कर सकता है, अलग अलग दूरी कैसे तय कर सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस टाइम पर देखो, चाहे आप इस टाइम पर देखो, किसी भी टाइम पर अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इस टाइम पर हमने देखा तो इस समय ये भी डिस्टेंस कवर किया जा रहा है और इसी समय ये भी डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। मतलब सेम टाइम पर दो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अलग अलग, ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम टाइम पर नहीं होगा भाई, अलग अलग टाइम पर होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सेम टाइम पर आप अलग अलग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते हैं। यहां देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये दूरी समय ग्राफ है, विस्थापन समय नहीं है, दूरी समय है। यहां पर देखिए आप, समय बढ़ने के साथ दूरी घट रही है, समय बढ़ने के साथ दूरी घट रही है, और यहां पर समय बढ़ने के साथ जो है दूरी बढ़ रही है। तो देखिए इसमें से जो है ना कोई भी आंसर सही नहीं है, ये भी तो गलत ही हो गया ना। समय बढ़ने के साथ दूरी कभी घटती नहीं है, समय बढ़ने के साथ दूरी बढ़ती है। जैसे समय बीतता है ना, मान लीजिए आप गति कर रहे हैं, तो जैसे जैसे समय बीत रहा है दूरी लगातार बढ़ेगी ना, दूरी जुड़ती जाएगी, रास्ते की लंबाई जुड़ती जाएगी। यहाँ पर बताया गया कि समय के साथ दूरी घट रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यहाँ तक जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दूरी जो है घट रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दूरी जो है घट रही है। ये पार्ट सही है, ये पार्ट पॉसिबल है, लेकिन ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। चाहे मान लीजिए कभी ऐसा ग्राफ आपको मिल जाए, इस टाइप का ग्राफ अगर आपको मिल जाए, तो यहाँ देखिए इस वाले में भी देखिए, ये पार्ट पॉसिबल है, ये दूरी है और ये समय है। इतना पार्ट पॉसिबल है कि समय बढ़ने के साथ जो है दूरी बढ़ेगी, लेकिन फिर आधे के बाद जो है ये फिर ये गलत हो जाएगा ग्राफ। ये पार्ट पॉसिबल नहीं है दूरी समय ग्राफ के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि समय के साथ फिर दूरी घटने लगेगी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि दूरी समय ग्राफ में जो है ये पार्ट पॉसिबल है, लेकिन फिर ये पार्ट पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही इस वाले में ये पार्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पार्ट पॉसिबल है। निम्न में से किस ग्राफ में किसी निश्चित समय अंतराल के लिए औसत वेग का मान 0 हो सकता है? x व t क्रमशः विस्थापन समय को दर्शाता है। यानी कि विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है, यहाँ से जो स्लोप होगा ये हमें वेग देगा। विस्थापन समय ग्राफ का स्लोप वेग देगा। अब देखिए, जहाँ पर स्लोप 0 हो जाए, यानी कि जहाँ पर tan थीटा 0 हो जाए, वहाँ पर जो वेग है वो 0 हो जाएगा। देख लो कहाँ पर स्लोप 0 है। यहाँ पर देखो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप तो मिलेगा, लेकिन कभी भी स्लोप 0 नहीं होगा। स्लोप 0 तभी हो सकता है जब ये विस्थापन है, ये समय है, और स्लोप जो है ये मिल जाए आपको समय एक्सिस के पैरेलल, तभी होगा। ये सब हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं इसी वीडियो में। यहाँ पर देखिए अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग स्लोप तो मिलेगा, लेकिन कभी 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा कभी भी समय एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। यहाँ पर भी देखो स्लोप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग मिलेगा, लेकिन 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी ऐसा स्पर्श रेखा आपको नहीं मिलेगा कि जो समय एक्सिस के पैरेलल हो जाए। यहाँ पर देखिए
स्लोप अलग अलग पॉइंट पर मिलेगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये ठीक समय एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, यानी इस वाले केस में जो है स्लोप 0, यानी कि इस वाले केस में जो है वेग 0, यानी इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए जो भी टाइम इंटरवल है छोटा सा, उसमें वेग जो है इसका 0 हो जाएगा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। किसी कण का चाल समय ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। कण द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, इसी साल 2023 में। पिछला वाला भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल था, उसी एग्जाम में 2023 में। ये चाल है और ये है समय। चाल समय ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देता है। हमसे 10 सेकंड में तय की गई दूरी पूछा है, 10 सेकंड में, ये 10 सेकंड में है, तो कैसे एरिया निकालेंगे? 10 सेकंड में जो हमारे पास ग्राफ है और 10 सेकंड के लिए जो हमारा टाइम एक्सिस है, उससे मिलकर जो एरिया बनेगा, यानी ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया निकालिए। तो अगर हम इसका जो एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये 90 डिग्री है तो 1/2 आधार गुने में शीर्ष लंब, ये 10 सेकंड है तो ये 10 हमारा हो जाएगा, और ये लंबाई हम लेंगे शीर्ष लंब जो कि 13 है। 2 पंचे में 10 हो जाएगा, 13 पंचे पे 65 हो जाएगा, 65 मीटर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। ये दूरी है, दूरी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 65 मीटर हमारा डिस्टेंस है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिए गए चाल समय ग्राफ के अनुसार ये चाल है, ये समय है। कौन सा भाग कार्य के शून्य त्वरण को दर्शाता है? अब देखो, त्वरण के लिए हमें वेग समय ग्राफ चाहिए, लेकिन मैंने आपसे कहा चाल भी अपने आप में वेग हो सकती है अगर जो गाड़ी है वो सीधी रेखा में बिना दिशा को परिवर्तित किए हुए जा रही है। तो अब ये चाल है, इसे आप वेग समझ लो। वेग समय ग्राफ शून्य त्वरण को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें त्वरण देता है, यानी कि स्लोप हमारा 0 होना चाहिए। स्लोप हमारा 0 होना चाहिए, शून्य त्वरण यानी कि स्लोप हमारा यहाँ पर 0 होना चाहिए। स्लोप 0 का मतलब क्या है कि जो स्पर्श रेखा है वो समय एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो, इसमें से कहाँ पर जो स्पर्श रेखा है जो हम खींचेंगे ग्राफ के ऊपर, वो समय एक्सिस के पैरेलल आएगा। मतलब ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी BC हमारा आंसर। फिर से, दिए गए चाल समय ग्राफ के अनुसार ग्राफ का कौन सा भाग कार्य के असमान मंदन को दर्शाता है? असमान मंदन, असमान मंदन मतलब मंदन है, मतलब ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण है, और असमान है मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कर्व लाइन मिलेगा आपको। ग्राफ जो है आपको कर्व लाइन मिलने वाला है। असमान के लिए कर्व लाइन और समान के लिए, एक समान के लिए या नियत के लिए स्ट्रेट लाइन। तो कर्व लाइन तो यहाँ पर है, CD, आंसर हमारा C हो जाएगा। इस पूरे लाइन पर अगर आप देखो, कहीं पर भी आप स्लोप निकालना चाहेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो एंगल जो है 90 से 180 के बीच में बनेगा। tan थीटा नेगेटिव आएगा, tan थीटा यानी कि स्लोप, इसका स्लोप हमें त्वरण दे देगा, यानी कि त्वरण जो है ऋणात्मक है। और ये देखो कर्व लाइन है। जबकि यहाँ पर देखो तो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, यानी कि त्वरण हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल जो देखो वो 0 से 90 के बीच में है, और ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर जो भी त्वरण है धनात्मक मिलेगा, वो एक समान त्वरण है, यानी वेग यहाँ पर समान दर से बढ़ रहा है। दिए गए चाल समय ग्राफ के अनुसार प्रथम 8 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ये चाल समय ग्राफ है, ये चाल समय ग्राफ है। इसका एरिया जो है हमें दूरी देगा, इसका एरिया हमें दूरी देगा। प्रथम 8 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, प्रथम 8 सेकंड में, प्रथम 8 सेकंड में ग्राफ देखो कौन सा है। प्रथम 8 सेकंड में ये ग्राफ है, ये AB और ये BC। तो ये जो ग्राफ है और इस 8 सेकंड के लिए जो टाइम एक्सिस है, इसमें देखो कौन सा एरिया बन रहा है। तो इसमें ये पूरा एरिया बन रहा है, ये पूरा एरिया बन रहा है। और इस पूरे एरिया में देखो तो दो तरह का एरिया है, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है ना, ये वाला है। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकाल लो। अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है
जो आप इस पूरे का एरिया एक साथ निकाल सकते हो तो वैसे निकाल लो, वरना क्या करो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, जैसे भी निकालो, लेकिन इस पूरे टोटल का एरिया निकलना चाहिए। तो अगर आप इसका एरिया निकालने जाएंगे तो ये अपने आप में एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने में चौड़ाई, भाई लंबाई ये है। अगर आपको ये देखना है तो आप देखेंगे इस चाल वाले एक्सिस पर, जो कि अपने आप में है 35। उसके बाद चौड़ाई ये है, ये चौड़ाई कितनी है, 8 में से 3 घटाएंगे 5। ये इसका एरिया है, तो ये 25 का 5 और 5 तिहाई 15 और 2 17, 175 ये आ गया। उसके बाद इस वाले में आ जाइए, 1 2 3 4, ये अपने आप में एक चतुर्भुज है, ट्रपेजियम हम जिसे बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, आई थिंक समलंब चतुर्भुज जिसे बोलते हैं, है ना, समलंब चतुर्भुज। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू में जो समानांतर भुजाएं होती हैं उन भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजाएं ये है 10 लंबाई, और ये है, यहाँ आ जाओ, देखो ये लंबाई देखनी है तो हम लोग इस पर देखेंगे, ये है 35, और गुने में शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई बोल दो, यानी कि ये लेंथ, ये कितनी है, 3 - 0 3, तो ये है हाफ इंटू में, ये है 45 इंटू में 3, ये सॉल्व करेंगे 67.5। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, हमें पूरा एरिया चाहिए था, तो 175.0 67.5, ये 5 है, 7 5 12 हो गया, 7 6 13, एक हासिल 14, और ये 242.5 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है ना, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर। वरना आप क्या करते हैं, ये एरिया निकालते हैं, उसके बाद यहाँ पर ये अलग से एरिया निकाल लेते हैं, ये भी अपने आप में एक आयत है। उसके बाद ये जो त्रिभुज है, इसका एरिया अलग से निकाल लेते हैं, फिर तीनों का जोड़ देते हैं, वो भी एक तरीका है। एक ग्राफ और होता है जिसे हम लोग तुरंत समय ग्राफ बोलते हैं, तुरंत समय ग्राफ। देखो ग्राफ से रिलेटेड सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, कैसे स्लोप देखेंगे, कैसे एरिया देखेंगे, ये सब कुछ। तुरंत समय ग्राफ यानी कि एटी कर्व है ना, एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का एरिया आप ध्यान में रख सकते हो कि जो एटी ग्राफ का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो देता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। जो एटी कर्व होगा ना, एटी कर्व, मान लीजिए ए है, ये टी है, और ये मान लो कर्व मिला, ठीक है, तो ये जो एरिया आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो एरिया आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जो क्षेत्रफल आपको मिलेगा, ये क्या देगा, वेग में परिवर्तन, वेग नहीं देगा, वेग में परिवर्तन देगा, वेग में परिवर्तन देगा। और अगर हम बात करें स्लोप की, तो स्लोप का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है, स्लोप से हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, मिलता होगा कुछ लेकिन हमारे काम का नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको समझा दिया है कि एरिया कैसे निकलता है, जैसे आपने वहाँ पर देखा कि एरिया निकलता है अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही एरिया यहाँ पर भी निकलेगा। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो तुरंत समय ग्राफ होता है उसका एरिया जो है वेग में परिवर्तन देता है। तो इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा समाप्त होता है। अब जो अगला 2 पार्ट आएगा वो सर्कुलर मोशन के ऊपर होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।